नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर की इस क्लास के अंदर। इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और साथ में एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की जो न्यूज़ है उसको एनालाइज करते हैं। ये जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास के अंदर हमारा टारगेट ये नहीं रहता कि एग्जाम की दृष्टि से ही देखा जाए, नहीं, हम समाज में किस तरीके से क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या एक से दूसरी कंट्री में कैसे बदलाव हो रहे हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको दो पुरुष देखने को मिल रहे हैं। ये पुरुष नहीं है दोस्तों, ये महान पुरुष है। कैसे हैं? महापुरुष। तो इन्होंने क्या काम किया? तो आप सबने देखा होगा कि ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसके अंदर आपको दो ओ दिख रही होंगी, दो ओ दिख रही होंगी। उस पहले ओ के अंदर एक हम कह सकते हैं बाट की प्याला है और उसके अंदर सिंदूर है, सिंदूर है। और दूसरा जो ओ है उसके अंदर सिंदूर बिखरा हुआ है। दोस्तों देखिए, जब भी हम बात सिंदूर की करते हैं तो सिंदूर हमारे देश की एक संस्कृति है और इस संस्कृति में सिंदूर का उपयोग हम भारतीय धार्मिक कामों में तो लेते ही हैं, लेकिन धार्मिक कामों के अलावा भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है हर एक महिला की लाइफ में। क्योंकि हर एक महिला अपने प्रेम के लिए, अपने पति के लिए एक धर्म निभाती है और उस धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है सिंदूर का। सिंदूर महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए भी अपने सिर पर लगाया जाता है। और बात करें, हमारा देश हमेशा से ही कहता है कि हम टेररिस्ट के मामले में जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, यानी कि जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि हम सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। और ऐसा ही किया हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने, सभी सेनाओं ने, और यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्स ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया इस ऑपरेशन के खिलाफ और पाकिस्तान की 11 एयरबेस 11 मिनट में तबाह कर दिए। 11 मिनट में तबाह कर दिए। और इससे जो बड़ा इंथुजियाज्म देखने को मिला वो वास्तव में हमारे देश के सेनाओं के लीडर्स को देखने को मिला, लेकिन हमारे देश के अंदर भी सभी का एक साथ अच्छा है। अब देखिए, दो जो महान पुरुषों की आपको फोटो दिखाई जा रही है, ये हमारे ही देश की जो आर्मी है उसके अंदर अभी तैनात है। और जो आप देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर का जो आपने लोगो देखा भी होगा, तो वो कितना शानदार लोगो था। लेकिन लोगो को जो डिजाइन किया था दोस्तों, जो उसको बनाया था, वो इन्हीं दो फौजी भाइयों ने बनवाया था। एक आप बाएं देख रहे होंगे, एक आप दाएं देख रहे होंगे। जो दाएं देख रहे हैं दोस्तों, उनका नाम है हवलदार सुरिंदर सिंह, सुरिंदर सिंह। और दोस्तों जो आप बाएं देख रहे होंगे वो आपके हैं कर्नल हर्ष गुप्ता जी, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता जी और सुरेंद्र सिंह जी के बड़े योगदान के बाद में इस लोगो को डिजाइन किया गया। और वास्तव में जो लोगो देखने के बाद में तो एक अलग ही हमारे मन में एक हर्ष, एक इंथुजियाज्म, एक बदले लेने की भावना, हमारे उमंग खड़ी हुई। और देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो बनाया था, इस ऑपरेशन को जो सिंदूर नाम दिया था, इसको एक नाम और देने वाले थे जिसका नाम था ऑपरेशन मंगलसूत्र। क्योंकि मंगलसूत्र भी एक महिला के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन जब इस पर बहुत ज्यादा विचार किया गया अलग अलग कमेटी के द्वारा, तो फिर बेटर जो हमारे कमेटियों को लगा वो ऑपरेशन सिंदूर लगा। हमारी संसद में ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दी गई और ऑपरेशन, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और
हम अब भी कहते हैं कि पाकिस्तान अगर आगे हरकत करता है तो उसके एवज में पाकिस्तान को बहुत बड़ा बदला सहना पड़ेगा। और थोड़ा सा यहाँ पर हमारी देश की जो सरकार है उनसे भी गलती हुई और सेनाओं से भी कि थोड़े में ही काम चलाया गया। आधा पाकिस्तान उड़ा देते तो और बढ़िया रहता। और रही बात, धीरे धीरे पाकिस्तान में भी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। और जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है उस पर भी बलूच आर्मी अभी पूरे पांव पसारे हुए हैं कि हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो। तो जो देश अंदर से टूट जाता है, अंदर से जो देश टूटने लगता है वो बाहर से जरूर टूटता है। और ऐसा होगा आने वाले समय में जब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के भी कई टुकड़ी हो गई, 2 टुकड़ी ही नहीं कई टुकड़ी होने वाले हैं। इसलिए ये भी हमारे लिए जानना जरूरी था। एग्जाम में तो डायरेक्ट छपेगा दोस्तों, 100% देता हूँ। एक अच्छा एग्जाम होगा वहाँ पे 100% छपेगा, और एक डाउन कैटेगरी का एग्जाम होगा वहां पे नहीं छपेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट की माने, आप एक्सपर्टीज जो पेपर बनाते हैं अगर उनके हिसाब से देखा जाएगा 100% क्वेश्चन छपेगा कि ये लोगो किसने डिजाइन किया। तो ऑप्शन दे के ही कर देना, लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुखविंदर सिंह। अब देखिए हमारे नेक्स्ट, आप देख पा रहे हो विस्टा डोम जो ट्रेन है उसको लेकर है, अभी चर्चाओं में क्यों आई। तो दोस्तों विस्टा डोम का अगर हम पहले अर्थ देखें तो विस्टा डोम का मतलब होता है बड़ा दृश्य, बड़ा दृश्य। अब जैसा कि ट्रेन है तो इस ट्रेन का मतलब हो गया कि ट्रेन में बड़ा दृश्य। देखिए जब हम आम ट्रेन में चलते हैं, जब हमें कहीं पर जाना होता है तो उसकी खिड़कियां छोटी होती है, हम पूरा नजारा नहीं देख पाते हैं। लेकिन क्या हम किसी अभ्यारण्य में जाए, किस टाइगर रिजर्व में जाए और हमें ऐसी ही ट्रेन में बिठाकर सवारी करवाई जाए तो क्या हम उसका आनंद ले सकते हैं? नहीं। अगर मान लीजिए इसके बजाय जब हम आम ट्रेन में बैठते हैं, इसके बजाय अगर एक ट्रेन ऐसी हो जिसके अंदर हम बैठ जाएं और बाहर का वातावरण हमें दिखे तो क्या आनंद आएगा? हम महसूस करेंगे, प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको महसूस करेंगे, समझेंगे हम कि जीव झुंड में कैसे रहते हैं। पूरा एक एनालिसिस हम कर लेंगे और आनंद भी हम लेंगे। लेकिन इससे हमारे को बहुत बेनिफिट भी है भाई। एक तो हम प्राकृतिक सुंदरता को महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अच्छे से आनंद ले पा रहे हैं। दूसरा दोस्तों इससे रोजगार भी बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी जगह पहुंचना पसंद करेंगे जहां पर उनको बहुत ज्यादा आनंद आए। तो यूपी का जो इको टूरिज्म डेवलपमेंट है उसने दोस्तों लॉन्च किया है पहली विस्टाडोम ट्रेन। अब ये पहली विस्टाडोम ट्रेन है तो इसमें क्या होता है, देखिए जब भी कोई विस्टाडोम ट्रेन की बात करते हैं तो उसके अंदर बैठने पर हमें बाहर का सारा दृश्य दिखता है। तो कैसे दिखता है? तो इसमें ऐसे ग्लास लगाए जाते हैं, बड़े बड़े ग्लास लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई जाती है। और ये खिड़कियां साइडों में ही नहीं ऊपर भी लगाई जाती है, छत पर भी लगाई जाती है, जिससे हम आसमान का दृश्य भी देख पाते हैं और साइडों का दृश्य भी हमें आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि जो ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जो ग्लास होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि पारदर्शी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे हमें बहुत यानी कि एक ब्यूटी देखने को मिलता है। और दूसरी बात रही तो इससे आपका इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और एक राज्य है, स्टेट है, उसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि इस ट्रेन का क्या काम है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूपी है, यूपी में आपका यहाँ पे बहराइच पड़ता है, बहराइच यहाँ का जिला है। इस जिले में दोस्तों आपको दुधवा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, दुधवा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। अब इस दुधवा टाइगर रिजर्व से एक आपकी विस्टाडोम ट्रेन चलेगी और वो पहुंच जाएगी आपकी
कर्तनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी कि एक ट्रेन यहां से चलेगी और वो ट्रेन जाएगी आपकी कर्तनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो यहां से लेकर यहां तक का जो नजारा है उसको आप महसूस कर पाएंगे, उसकी सुंदरता को आप समझ पाएंगे। और एक जो जैसे हमारे अंदर जो भावनाएं होती है वो हम महसूस कर पाएंगे जानवरों के प्रति भी, कि जानवरों में आपसी प्रेम कैसे होता है, वो एक दूसरे को किस प्रकार से समझाते हैं। तो सारा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ का जो इको टूरिज्म है वो बहुलिया चलेगा। तो यहाँ से बहराइच से यानी कि दुधवा टाइगर रिजर्व से यहाँ से चलकर कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में जाने वाली है। और ये भारत की पहली विस्टा ड्रोन बन चुकी है दोस्तों। अभी तक भारत में नहीं थी, विदेशों में था। तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हमारी सरकारें कर रही है। हर एक राज्य इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। हमारे मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि इको टूरिज्म को हर राज्य प्रमोट करे, वहाँ की प्राकृतिक जो सुंदरता उसको दिखाए, वहाँ का इतिहास दिखाए और एक अच्छी छवि के रूप में उभरे। और इको टूरिज्म से दोस्तों एक देश को, एक स्टेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि रोजगार भी मिलता है और एक राज्य की जब स्थिति भी सुधरती है और एक राज्य की जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो उभर कर आती है। तो इससे आपका भारत की पहली हो जाती है। पहली इसलिए तो इम्पोर्टेंट है कि और दुधवा टाइगर रिजर्व पूछे तो यूपी में ही आपका, और कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। अगर आप पूछेंगे कि एक टाइगर रिजर्व कब आया था, टाइगर जो अभियान आया था दोस्तों, संरक्षण अभियान, वो आपका 1973 में लाया गया था। बेसिकली ये टाइगर की सेफ्टी के लिए लाया गया था। टाइगर का शिकार कोई नहीं कर सके, क्योंकि टाइगर की जो संख्या वो धीरे धीरे घट रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए, संख्या को बढ़ाने के लिए, नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये आपका अभियान लेकर आया था 1973 के अंदर। अगर और पूछेगा तो देखिए टाइगर जो रिजर्व होते हैं उनके अंदर हम बेसिकली टाइगर की ही सेफ्टी पर ध्यान रखते हैं, टाइगर को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उनके अंदर हम हर प्रकार के वन्य जीव जो जीव हैं उनका हम क्या करते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे वन्य जीव भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और टाइगर जो रिजर्व है यानी कि टाइगर रिजर्व वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत की जो पहली स्टार्ट्रोम है वो आपकी यूपी में चलाई गई है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आप ये डिटो। तो मिलते हैं, अब देखिए नेक्स्ट। तो दोस्तों एक और न्यूज निकल कर आई है, बहुत शानदार न्यूज है। और बेसिकली ये न्यूज क्या है, हमारे जो क्रिकेटर हैं, हमारे देश के जो क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा, जो पुजारा है दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम है पूजा पुजारा। अब इन पूजा पुजारा ने एक बुक लिखी है, अभी एक बार नाम समझना फिर समझाऊंगा। इन पुजारा जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आपका द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। ये बुक है दोस्तों, और ये बुक किसने लिखी है, जो हमारे क्रिकेटर हैं हमारे देश के चेतेश्वर पुजारा, उनकी वाइफ पूजा पुजारा है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और क्यों इंपोर्टेंट हो जाती है। तो पहली बात तो ये बहुत फेमस किताब हो जाती है क्योंकि ये क्रिकेटर के संघर्ष पर लिखी हुई है और उनकी पत्नी ने उनके संघर्ष को बताया है कि किस तरीके से एक समय पर खेलने के लिए कुछ नहीं था, किस स्थिति में थे, लेकिन जो जुनून है, जोश है, उस जोश से ही इंसान आगे बढ़ गया और संघर्ष बहुत झेला है। तो सीधी सी बात है कि हर एक को संघर्ष झेलना पड़ता है और कुछ मुकाम पाने के लिए जरूर संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के जो हमें जो मिलता है उसमें हम संतुष्ट भी नहीं होते हैं। इंसान तभी संतुष्ट होता है जब कुछ कर मेहनत कर जब वो कुछ हासिल करता है। और देखने को मिला कि ये बुक है उनकी
पत्नी पूजा पुजारा ने लिखी है, उनके संघर्ष के बारे में भी लिखा है, उनका आपस में इन पत्नी पति का जो आपस में मिलन हुआ वो किस तरीके से हुआ थोड़ा सा वो भी लिखा है। तो एक तरीके से ये पूरी की पूरी जो बुक है वो वास्तव में एक अच्छी बुक है। इसके अंदर पूरा जीवनी भी लिखा है भाई, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और हमारे साथ में उनका संबंध कैसे हुआ, हमारा घर किस तरीके से है। तो कुछ अलग चीजें भी इसमें हटकर लिखी है संघर्ष के अलावा भी। तो इस तरीके से एक फैमिली पर भी ये बुक लिखी गई है और ये बुक हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ बुक किसने लिखी है, तो पूजा पुजारा ने लिखी है। अब इसमें तो ज्यादा हमारे लिए कोई एडवांस नहीं हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये न्यूज वास्तव में रिलेवेंट है, बहुत शानदार न्यूज है और इसको जब समझेंगे तो आपको भी बहुत कुछ लगेगा। इसलिए ये जो ज्यादा न्यूज है वो बहनों के लिए बहुत ज्यादा साबित होने वाली है, उनके जो इंथुजियाज्म है उसको बहुत ज्यादा अपर लेवल पर ले जाने वाली है। देखिए, हम पहले वाले समाज को देखते हैं और अब वाला समाज देखते हैं, दोनों में डिफरेंस आ चुका है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये देखने को मिला है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कमजोर नहीं है, उनको समझा ही कमजोर जा रहा है, कमजोर नहीं है। वास्तव में वो पुरुषों से बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन ये पुरुष समाज जो है वो कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखा रहा है। तो बेसिकली अब हम किसी भी सेक्टर की बात कर लें और किसी भी सेक्टर की जब बात की जाएगी तो उसमें महिलाओं का नाम पहले आएगा। बोलिए कैसे पहले आएगा? तो मैं मान लीजिए कि मैं 3 सेक्टर उठाता हूँ। पहला सेक्टर मैंने स्पेस सेक्टर उठाया है, तो आपको पता है कि स्पेस सेक्टर में हमारे देश की जो महिला लेडीज है पहली बार स्पेस पर गई थी, कल्पना चावला जी। तो क्या वो मेल थी? नहीं, फीमेल थी। तो महिलाओं का योगदान स्पेस सेक्टर में कब का है आप समझ गए होंगे। दूसरी बात आप याद रखिए। दूसरी बात अगर मैं आपको बात की जाए यही यूपीएससी की, तो कहीं ना कहीं किरण बेदी को भी आप जानते होंगे, कितनी बड़ी आईपीएस रह चुकी है और देश की पहली महिला आईपीएस जो थी वो किरण बेदी थी। दूसरी अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो एवरेस्ट वाला सिस्टम है उसमें भी महिलाएं जैसे बचेंद्री पाल हो बहुत ज्यादा योगदान दे रही है। और अगर स्पेस की बात की जाए तो अभी आपको पता है कि जो सुनीता विलियमसन है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज्यादा टाइम का स्पेस में रहने का महिलाओं के अंदर। तो एक बहुत ज्यादा ये बातें हैं जो हमें बताती है कि महिलाएं कमजोर नहीं है। कमजोर समझना एक इंसान की गलती हो सकती है, लेकिन कमजोर नहीं है। और आज के 4 साल पहले 3 साल पहले भी यही होता था। 3 साल ये रेखो 3 ये रेखो कि हमारे देश में जितनी भी महिलाओं को, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स को हमारी सेनाओं में भर्ती किया जाता था, ऑफिशियल जिनकी जो कमीशन किया जाता था वो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन ही किया जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन ही किया जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि महिला कैडेट्स को कुछ समय के लिए, कुछ ईयर के लिए, छोटे समय के लिए ही उनको सर्विस के लिए कमीशन किया जाता था और ये लगभग 10 से 12 साल के लिए उनको ईयर्स के लिए ही उनको सर्विस में कमीशन दिया जाता था। लेकिन 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, जजमेंट आता है और उसमें बताया जाता है कि महिला कैडेट्स को भी लॉन्ग टर्म सर्विस में शामिल किया जाए। इसमें लॉन्ग टर्म सर्विस, लॉन्ग टर्म यानी कि महिलाओं को 10 से 12 साल नहीं लो आप, उनको लॉन्ग टर्म के लिए लो, परमानेंट के लिए लो। और परमानेंट के लिए लाने के बाद में 2021 के अंदर आपका पहली जो आपका बेंच आया महिलाओं का, उसमें महिलाओं ने भाग लिया। हालांकि महिलाओं की जो वैकेंसी आती है वो पुरुषों की तुलना में बहुत कम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को शामिल किया गया और लगभग उस समय 20 से 21 महिलाओं को शामिल किया गया और वो कमीशन हुई लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए। तो देखिए, जब भी हम एनडीए से पास आउट, एनडीए की एग्जाम देते हैं उसके बाद में अलग अलग फेज होता है।
पहले रिटन होता है, फिर एसएसबी होता है, फिर मेरिट मेडिकल वगैरह होता है। तो इसके बाद में हमें जब इसमें तीनों में पास हो जाते हैं तो हमें 3 साल के लिए एक ट्रेनिंग के बेस पर हमें खड़कवासला भेजा जाता है। खड़कवासला, और खड़कवासला आपका पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर हमें भेजा जाता है और यहाँ पर भेजने के बाद में 3 ईयर हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है, सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको हर एक क्षेत्र में आगे रहना है, आपको किस तरीके से सोचना है, कैसे आप अगर ऐसी स्थिति बन जाएंगे तो कैसे आप क्या करोगे। तो बंदूक चलाना और भी हर एक जो इनका समझाया जाता है कि इस तरीके से हमें आगे समझना है और आगे करना है। तो बेसिकली वो 3 ईयर ट्रेनिंग होता है। अगर यहाँ पर जो प्रशिक्षण हो जाता है 3 साल के बाद में, तो उनको पास आउट कर दिया जाता है, यानी कि आगे भेज दिया जाता है, आगे देहरादून में भेज दिया जाता है। और 3 ईयर का जो पासिंग आउट परेड होता है, इसमें 3 साल बाद में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं पास आउट परेड। तो उसके अंदर इन महिलाओं को खड़कवासला से देहरादून के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है कि देहरादून में आप जाइए, देहरादून में यहाँ पे। और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो 2021 में जो महिलाओं को हुई उनका 3 साल हो गया। तो जब 3 साल हो गया मेरे दोस्तों, तो आपका पास आउट परेड होगी। तो ये महिलाओं की पहली पास आउट परेड है और ये बैच था दोस्तों 180 बैच। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम जब तैयारी ही इस चीज की कर रहे हैं तो ऑफिशियली हमें यह भी जानना चाहिए कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो महिलाएं हर सेक्टर में अपने आप का दबदबा बना रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, सराहनीय काम। तो दोस्तों आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं, इससे दिल आपका भी गार्डन तो हो गया होगा। और देखिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे लिए एक उत्साह की भी बात है कि हमारा देश अब वर्क करने लग गया है 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर। अब देखिए हमेशा जो युद्ध होता है दोस्तों, वो पहले की जैसे तो अब युद्ध होता नहीं है कि पहले के राजा महाराजाओं की तरह युद्ध में शामिल हो गई अपोजिट जो सेना थी और वो लड़ने लगी तलवारों से। तो उसमें क्या था, उसमें था कि लंबे समय तक सालों युद्ध चलते थे। और फिर क्या था, वो आपका जो युद्ध लंबे सालों तक तो चलते ही थे और लोगों की हानि उसमें ज्यादा होती थी। लेकिन अब वह काम क्या है कि अब जब धीरे धीरे हर एक देश टेक्नोलॉजी पर बेस हो गया है। टेक्नोलॉजी पर बेस होने का मतलब है कि दोस्तों लोगों की तो हानि होगी, इसमें ज्यादा होगी, लेकिन कम समय में लोगों की ज्यादा हानि होगी। कम समय में लोगों की ज्यादा हानि होगी, लोगों की हानि तो ज्यादा होगी। तो देखिए आज के युद्ध में सोल्जर्स जो है उनका ज्यादा होना जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा होना जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी पर हर एक देश विचार कर रहा है दोस्तों। टेक्नोलॉजी पर चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, हर एक देश टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड हो चुके हैं। तो क्या भारत भी टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड हुआ है? हाँ, भारत हो रहा है, लेकिन भारत धीरे हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत को तो दूसरे देश से खरीदना है, खरीद लेंगे, रशिया से खरीद लेंगे, अमेरिका से खरीद लेंगे, राफेल्स फ्रांस से। तो भारत की सोच में अब यूटर्न आ गया है। भारत भी समझने लग गया है पूरी मैथमेटिक्स कि खरीदने से अच्छा है कि हमारे देश में बने, आने वाले समय में हम भी एक्सपोर्ट कर सकें, दूसरी कंट्रियों से एक्सपोर्ट करके वैसे हम भी एक्सपोर्ट कर सकें और बहुत ज्यादा मनी कमा सकें और हमारी ग्रोथ को बूस्टअप कर सकें। तो अब भारत इसी चीज पर फोकस करने लग गया है। और देखिए अभी तक हमारे देश में एक एयरक्राफ्ट था आपका जिसका नाम था फाइटर जेट, वो था तेजस। और तेजस की जो जनरेशन थी वो 4.5 जनरेशन का था। देखिए जनरेशन जैसे जैसे इंक्रीज करती है वैसे वैसे टैलेंट भी इंक्रीज करता है। हम अक्सर देखते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है हमारे अंदर भी वो ज्यादा बुद्धिमान होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी यही है कि पहले जो 4.5 जनरेशन का था, मान लीजिए कि 5th जनरेशन का आएगा तो उसमें एडवांस चीजें होगी, टेक्नोलॉजी भी उसमें एडवांस होगी, उसमें और चीजें भी एडवांस होगी, हर एक चीजें एडवांस होगी। देखिए 5th जनरेशन की अगर बात करें तो 5th जनरेशन के आपके जो है ना वो जैसे फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया,
ये देश तो पहले से ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना चुके हैं, लेकिन भारत अभी तक 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बनाता है। और भारत के पास में मैक्सिमम जो फाइटर जेट है वो दोस्तों विदेशों की कंपनियों के हैं, यानी कि विदेशों से परचेज किए जा रहे हैं। तो अब ये देश सोच रहा है कि यार दूसरे देश से फाइटर जेट खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो महंगे पड़ते हैं, इन पर हमारे ही देश में वर्क किया जाए तो एक तरीके से जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें भी प्रसार होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सीधी सी बात है कि आने वाले समय में हमारा देश एक्सपोर्ट भी करेगा, तो इस पर हमारा देश वर्क करने लग गया है। और एमका ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है, इसका मतलब होता है दोस्तों एडवांस। ये खबर देखकर आपका भी दिल बहुत ज़्यादा खुश भी होगा और आपको गर्व भी होगा अपने देश पर। अभी तक देखिए हमारे देश में 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं था, 5th जनरेशन का। हमारा देश देखिए पहले के जो युद्ध थे वो हाथों से लड़ाई किए जाते थे, तलवारों से लड़ाई करते थे, दो अपोजिट सेनाएं आती थी और एक मैदान में लड़ जाती थी। कुछ युद्ध तो ऐसे होते थे जो सालों साल 2-2 साल तक चलते थे, जिनमें जन की हानि बहुत ज्यादा होती थी, यानी कि लोगों की हानि बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन जो अब जो युद्ध होते हैं वो टेक्नोलॉजी पर बेसिक होते हैं, टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर होते हैं, यानी उनमें जन की हानि तो होती है, जन की हानि ज्यादा होती है लेकिन समय कम लगता है, कम समय में ही जन लोगों की हानि को ज्यादा किया जा सकता है। तो सभी देश दोस्तों अभी है ना टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हथियार बनाने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने लगे हैं। अब होता क्या है कि कोई भी देश पावरफुल कब कहलाता है, जब उसका डिफेंस मजबूत होता है, उसका डिफेंस सेक्टर मजबूत होता है। और देखिए अभी तक हमारे पास में 4.5 जनरेशन का था, जिसका नाम था तेजस। ये हमारे देश ने खुद बनाया था, बल्कि हमारा देश हमेशा से ही दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है हथियार, खुद कम बनाता है। जैसे कि आप राफेल फ्रांस के देख लो, मिग आप रशिया के देख लो, और भी हमने बहुत सारे देशों, जैसे कोई टैंक होता है तो टैंक हम ज्यादातर अमेरिका से खरीदते हैं। तो इस तरीके से हम हथियार जो है वो दूसरे देशों से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। अच्छा देखिए अब जब 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनेगा, जिसको एमका ने आपका अप्रूवल दिया है, देखिए एक बात ये है, अब एक बात ये है कि ये जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनेगा ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन काम क्या होगा? देखिए इस फाइटर जेट का जो काम है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजियों पर बेसिक होगा ये, और एमका का मतलब होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसने अप्रूवल दिया है और इसको दो संस्थाएं मिलकर करेगी, एक हिंदुस्तान डेवलपमेंट लिमिटेड और एक आपका हो जाएगा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट लिमिटेड। तो दो कंपनियां मिलकर इसको बनाएगी और 2028 तक इसकी उड़ान भरी जाएगी। यानी कि ये देखिए इसका ढांचा तो बनकर तैयार हो गया ऑलरेडी, लेकिन अब इसमें जो अब सिस्टम है, इसके इंजन इसमें बढ़ाना, इसके अंदर और चीजें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इसमें डालना, अब उसमें समय लगेगा। तो 2028 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा, उड़ान बढ़ जाएगी। लेकिन उड़ान भरने के बाद में दोस्तों 5 साल इसमें लग जाएंगे कि इसमें क्या कमी है, क्योंकि कमी पर विचार करना जरूरी है। ये नहीं कि बनने के बाद तुरंत बाद में हम इसका दूसरे देश पर ट्रायल कर दें, नहीं, इसके बनने के बाद भी कई विचार करना पड़ता है, इसकी कमियों को देखा जाता है, रिवाइज किया जाता है। इसमें हमें 5 साल लगेंगे, तो 2033 तक इसको हमारी सेनाओं में शामिल किया जाएगा, सेना में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। और सेना में इसको नेवी में भी शामिल किया जाएगा। जो एयरक्राफ्ट अगर होगा, एयरक्राफ्ट करियर जो होते हैं समुद्रों के अंदर, उसमें रहेंगे। और भारतीय सेना में तो रहेंगे ही, वायु सेना में तो रहेंगे ही। तो 2035 तक इसको भारतीय सेना में शामिल करने की बात की जा रही है। अब देखिए दोस्तों 5th जनरेशन का, देखिए जनरेशन की जब भी हम बात करते हैं तो जनरेशन में ये रहता है कि आने वाली जनरेशन में हमेशा डेवलपमेंट देखा जाता है। हम कहते हैं कि जो ये जनरेशन है वो तो हमारे से एडवांस है, यानी कि हम पहले वाली जनरेशन के हैं तो हम थोड़े कमजोर हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन में डेवलपमेंट होते हैं। उसी प्रकार इन फाइटर जेट्स की भी जब जनरेशन की बात करते हैं बढ़ती है, तो ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब देखिए जो आपके रशिया हो, चाइना हो,
फ्रांस हो या यूएसए हो, ये तो वो कंट्री है जो ऑलरेडी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना चुकी है और अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है। डिफेंस के जो सामान बिकता है दोस्तों, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, पैसा बहुत कमाती है सरकारें। और यही अगर हमारे देश में बन जाए और आने वाले समय में हम भी इसका एक्सपोर्ट करने लग जाए तो क्या नहीं हो सकता। हमारा देश डिफेंस के मामले में ऊपर क्यों नहीं जा सकता, जा सकता, 100% जा सकता है। लेकिन ये तब होगा ना जब हमारा देश इस पर ज़्यादा विचार करे, हमारी डिफेंस इस पर ज़्यादा विचार करे। लेकिन अभी एक जो आपके एयर चीफ मार्शल का जो बयान आया उसमें कहा गया कि डिफेंस का कोई भी प्रोजेक्ट कभी खुद के समय पर पूरा होता ही नहीं है। यानी कि अगर डिफेंस का कोई वर्क 2002 सालों में होना है तो उसको 10 सालों में भी वो वर्क पूरा नहीं होता है। ऐसे ऐसे बयान जब आते हैं एयर चीफ मार्शल के तो वास्तव में वो झकझोर कर देते हैं किसी देश की स्टेबिलिटी को। अब जब ऐसे बयान जब सेना का प्रमुख कह रहा है यार, तो उसमें कितनी गंभीरता होगी, वास्तव में कितना डिले हो रहा है। और जब डिले हो रहा है तो दूसरा देश तो आगे निकल रहा है ना, तो वो कहाँ पहुंच रहा है। अब देखिए इस जो फाइटर जेट में होगा वो स्टील टेक्नोलॉजी होगी, स्टील टेक्नोलॉजी होगी। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है दोस्तों, स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब है रडार आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। कैसे नहीं पकड़ पाएगा, तो देखिए रडार होता है ना, वो तरंगे भेजता है इस फाइटर जेट पर। और ये तरंगे है ना, अगर ये मान लीजिए कि ये वापस से लौटा दिया तो इसके पास में आएगा कि यहाँ पर रडार है, यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट जो आपका फाइटर जेट है। लेकिन अगर ये किरणें इसके पास वापस नहीं आई तो इसको क्या पता चलेगा कि फाइटर जेट है, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या करेगा, 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट स्टील टेक्नोलॉजी है इसमें वो तरंगों को अब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर, बाहर नहीं आने देता वापस से टकराकर, तो रडार के कैचअप में आसानी से नहीं आता। लेकिन अब धीरे धीरे रडारों की जो स्ट्रेंथ है, इनकी भी जो पावर है, टेक्नोलॉजी है, वो डे बाय डे इंक्रीज करेगी। यानी कि हर एक देश रडार पर भी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो ये भी मजबूत हो रहे हैं, ये भी मजबूत हो रहे हैं। तो पकड़ में तो 5th जनरेशन का भी आ सकता है, लेकिन कम चांस है बतौर 4-5 जनरेशन से। तो हमारा देश ये खुद का इंडिजीनियस बना रहा है, तो इसमें ये मजबूताई है। और दोस्तों इसमें 11 हार्ड पॉइंट होंगे, 11 हार्ड पॉइंट। देखिए फाइटर जेट में हार्ड पॉइंट का मतलब होता है कि जितने हार्ड पॉइंट होते हैं उतने ही उसके अंदर हम हथियार रख सकते हैं। तो इसमें 11 प्रकार के हम हथियार रख सकते हैं। और देखिए 11 प्रकार के हथियार जब हम रख सकते हैं तो पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है। 11 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस हटा दिए। अब इसकी स्पीड है ना वो 2500 किलोमीटर पर, 2500 किलोमीटर, तो पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। और इसमें 11 हार्ड पॉइंट है, तो 11 प्रकार के हथियार है, यानी कि 11 तरीकों से हम मार सकते हैं, 11 तरीकों से। तो कितना बड़ा एडवांटेज हमारे लिए होगा। और हम इसी चीज पर चर्चा भी कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी हमारे देश में सही समय पर आ जाए, सही समय पर आना बहुत जरूरी है। और जब हम इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और दूसरे देशों को हमारी क्षमताओं का पता चलता है कि हम कितने पावरफुल हैं। अब देखिए ये जानना तो जरूरी था, लेकिन ये जो फाइटर जेट आपका बनने वाला है, ये जो फाइटर जेट आपका बनने वाला है, इसके अंदर आपके 2 डबल इंजन होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? डबल इंजन होने वाले हैं। डबल इंजन पर आधारित होगा मेरे दोस्त, और ये सिंगल सीटर होगा, सिंगल सीटर, यानी कि इसको सिंगल आदमी ही चला जाएगा, सिंगल फ्लाइट ऑफिसर ही इसको चला पाएगा। बाकी डबल इंजन होगा, जैसे राफेल के अंदर डबल इंजन, तो उसी बेसिस पर होगा। लेकिन जो पावर है इसका, देखिए 5th जनरेशन फाइटर जेट का मजा ही अलग है, और खुद के देश का तो फिर तो क्या सोने में सुहागी की बात होती है ना। तो बहुत अच्छा ये निर्णय लिया गया हमारे डिफेंस के द्वारा, और हम चाहते हैं कि 6th जनरेशन पे भी भारत जल्द विचार करे। और जो ये देश है इनमें अगर किसी भी देश से पहले अगर 6th जनरेशन का फाइटर जेट भारत बना लेता है तो मान लेंगे कि भारत जो है वास्तव में टेक्नोलॉजी में, डिफेंस के क्षेत्र में अपना योगदान पूरा दे रहा है। क्योंकि इसमें हम आम आदमी तो योगदान देने से नहीं, क्यों, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, लेकिन इसमें तो इस डिफेंस सेक्टर को ही ध्यान देना होगा। तो हम चाह रहे हैं कि अगर इनमें किसी भी देश से अगर भारत पहले, शायद इन 2 देशों से तो भारत कभी नहीं बना पाई, आने वाले 5-10 साल में नहीं बना पाई, अभी हालत हो रही इसलिए क्योंकि ये देश बहुत आगे निकल चुके हैं, तो सीधी सी बात है। लेकिन फ्रांस से
सॉरी फ्रांस से आप निकाल सकते हो। यूएसए से थोड़ा टाइम लग सकता है, यूएसए चाइना से हमें कम्पीट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप फ्रांस से निकाल सकते हो। तो फ्रांस से पहले अगर 6 जनरेशन का फाइटर जेट भारत बना लेता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, और ये बहुत अच्छा निर्णय है जो अभी इस पर शुरू किया, लेकिन इसको पहले ही हमारे देश को कर देना चाहिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की करंट अफेयर में बस इतना ही, और हम बहुत कुछ सीखे हैं आज की क्लास से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।